श्री आदिनाथ जैन पीजी कॉलेज। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। देखिए बच्चों, हम बात कर रहे थे बीकॉम पार्ट थर्ड में ABST फर्स्ट की बुक का अध्ययन हम कर रहे हैं। ABST फर्स्ट, जिसमें टॉपिक हमारा चल रहा है बच्चों कंपनी अंकेक्षण। थोड़ा और है बच्चों, ये थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है, उसके बाद इसमें प्रैक्टिकल चलेगा। 1-2 कक्षाएं और हैं, उसके बाद अपना अंकेक्षण का पार्ट पूरा हो जाता है। तो कल हमने पढ़ा था बच्चों कि ऋण पत्रों का अंकेक्षण किस प्रकार किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 165 के अंतर्गत वैधानिक रिपोर्ट। यानी देखिए बच्चों, कंपनी विधान 1956 की धारा 165 के अंतर्गत प्रत्येक अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी एवं अंश पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी के लिए यह अनिवार्य है कि वह व्यापार प्रारंभ करने के प्रमाण पत्र प्राप्त करने की तिथि के कम से कम 1 माह पश्चात और अधिक से अधिक 6 माह पूर्व कंपनी के सदस्यों को एक साधारण सभा बुलाए। इस सभा को वैधानिक सभा कहते हैं। तो देखिए बच्चों, वैधानिक रिपोर्ट पढ़ें, उससे पहले हम वैधानिक सभा पढ़ेंगे। तो वैधानिक सभा क्या होती है बच्चों? जो एक सार्वजनिक कंपनी होती है, अंशों द्वारा सीमित या गारंटी द्वारा सीमित, तो उसको व्यापार प्रारंभ करने से पूर्व एक वैधानिक रिपोर्ट बुलानी होगी बच्चों। यानी व्यापार प्रारंभ करने के प्रमाण पत्र की तिथि से कम 1 माह पश्चात और अधिक से अधिक 6 माह पूर्व, यानी 1 माह से 6 माह के पूर्व जो सभा बुलाई जाती है बच्चों व्यापार प्रारंभ करने के प्रमाण पत्र लेने के लिए। यानी किसका प्रमाण पत्र मिले बेटा? व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र मिले, तो उसमें 1 माह से कितने तक बच्चों? 6 माह पूर्व, यानी उसको 1 माह से 6 माह तक कह लीजिए, उसको अपनी सभा बुलानी पड़ेगी अंशधारियों की, जिसे वैधानिक सभा कहते हैं। इस सभा को कम से कम 21 दिन पूर्व संचालकों द्वारा सदस्यों को कंपनी के बारे में एक रिपोर्ट भेजनी होगी। यानी संचालक एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे बच्चों अंशधारियों को, और सभा के कितने दिन पूर्व? कम से कम 21 दिन पहले। यानी संचालक इस बात की एक रिपोर्ट अंशधारियों को प्रस्तुत करेंगे कि वैधानिक सभा का एजेंडा क्या है, किस तरीके की चीज़ें हैं, तो उसे हम वैधानिक रिपोर्ट कहते हैं। यानी संचालक मंडल जो रिपोर्ट 21 दिन पूर्व अंशधारियों को प्रेषित कर रहा है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी बच्चों? वैधानिक रिपोर्ट। यानी संचालक मंडल वैधानिक सभा बुलाने के 21 दिन पहले अंशधारियों को 21 दिन पहले देगा बच्चों। किसको देगा? अंशधारियों को। जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है वो वैधानिक रिपोर्ट कहलाती है बच्चों। यदि रिपोर्ट इस समय के बाद भेजी जाती है तो उसे उचित रूप से भेजा हुआ माना जाता है, बशर्ते कि सभा की उपस्थिति होने तथा मतदान का अधिकार रखने वाले सदस्य इसके लिए सहमत हो जाएं। तो देखिए बच्चों, वैधानिक सभा समझ में आ गई, और संचालक मंडल जो रिपोर्ट अपनी देंगे वो वैधानिक रिपोर्ट हो गई। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों वैधानिक रिपोर्ट में लिखी जाने वाली बातें। वैधानिक
रिपोर्ट में लिखी जाने वाली बातें, यानी वैधानिक सभा में की रिपोर्ट जो प्रस्तुत करेंगे बच्चों, उसमें क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले जो लिखा जाएगा, बंटित अंशों की कुल संख्या, यानी कंपनी ने कितने अंश जारी किए, इसका उल्लेख करेंगे बच्चों। यानी नकद के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिफल के बदले में कितने अंश निर्गमित किए हैं और इन अंशों में कितने पूर्ण प्रदत्त हैं और कितने आंशिक प्रदत्त हैं, इसका उल्लेख करना होगा। और जिस प्रतिफल के बदले निर्गमित किए गए अंशों का, उनका भी विवरण करना होगा और ये बताना होगा कि उपरोक्त अंशों पर कंपनी को प्राप्त कितनी राशि नकद मिली। रिपोर्ट की तिथि के 7 दिन के भीतर किस तिथि तक तैयार किया गया कंपनी का प्राप्ति एवं भुगतान खाता सारांश। यानी देखिए बच्चों, कंपनी को कितनी पैसे आए, रिसीप्ट एंड पेमेंट बनाना पड़ेगा और वो बताना पड़ेगा कि किस किस मद में कितनी कितनी धनराशि आ गई और किस किस मद पर हमने खर्च कर दिया। यानी कंपनी द्वारा अंशों, ऋण पत्रों, अन्य साधनों से प्राप्ति और इस प्राप्ति में से कंपनी द्वारा किया गया भुगतान। तीसरी बात आती है जो बच्चों, कंपनी के प्रारंभिक खर्चों की रकम कितनी हो गई, तो इसका उल्लेख उसको करना पड़ेगा। कंपनी संचालकों व अंकेक्षकों के नाम, पते, व्यवसाय, कंपनी के प्रबंधक, सचिवों के नाम और व्यवसाय। यानी रिपोर्ट में कंपनी के जो संचालक हैं वो अंकेक्षक के नाम, पता, व्यवसाय आदि का उल्लेख होगा। सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले अनुबंध या अनुबंध के संशोधन का विवरण, यानी सभा की स्वीकृति किस चीज़ के लिए प्रस्तुत की जा रही है, उसका अनुबंध या उसमें संशोधन। उस सीमा का वर्णन जिस सीमा तक अभिगोपन प्रसंविदा पूरा किया गया। और लास्ट, प्रत्येक संचालक या प्रबंधक को निर्गमित अंशों अथवा ऋण पत्रों के संबंध में दिया गया अथवा दिया जाने वाला कमीशन या दलाली। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले बंटित अंशों की कुल संख्या देखी जाएगी। बंटित अंशों में ये देखेंगे बच्चों, पूर्ण प्रदत्त है या आंशिक प्रदत्त है, किसको निर्गमित किए, नगद के अतिरिक्त किए तो, और नगद किया तो कितनी राशि प्राप्त हो गई, कितनी बकाया है। और एक प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाना पड़ेगा बच्चों कि अंश और ऋण पत्रों से कितनी राशि प्राप्त हुई, किस किस मद पर इन राशियों में से खर्च किया गया और कितना शेष बच रहा है। और संचालकों ने अभिगोपन कमीशन दिया है तो किसको दिया है, या संचालकों को इसके बदले कोई पारिश्रमिक दिया गया है तो उसका। दूसरा पॉइंट आता है बच्चों, वैधानिक रिपोर्ट का प्रमाणन। तो वैधानिक रिपोर्ट कम से कम 2 संचालकों द्वारा प्रमाणित होगी बच्चों। यानी इस पे कम से कम कितने संचालकों के हस्ताक्षर होंगे, 2 संचालक, यानी 2 संचालकों के द्वारा प्रमाणित की जाएगी। इन दोनों में से एक प्रबंध संचालक होना चाहिए, यदि कंपनी में कोई है तो प्रबंध संचालक होगा बच्चों एक, दूसरा अतिरिक्त। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट का वह भाग जो बंटित अंशों की संख्या, उनसे प्राप्त धनराशि, कंपनी की प्राप्ति और भुगतान से संबंधित है, कंपनी के अंकेक्षकों द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। इसमें अंकेक्षक तभी प्रमाणित करेगा जबकि वह जांच के पश्चात उनकी सत्यता के लिए आश्वस्त हो जाए और उसके लिए अंकेक्षक को वैधानिक रिपोर्ट के उस भाग का अंकेक्षण कराना होगा। तो वैधानिक रिपोर्ट का जो प्रमाणन होगा बच्चों, तो उसमें हमको एक चीज़ देखनी है कि कम से कम 2 संचालक तो प्रमाणित करेंगे ही करेंगे, लेकिन अंकेक्षक ये देखेगा कि जो रिपोर्ट जा रही है उसमें अंशों की बंटित संख्या, प्राप्त राशि का सही उल्लेख है या नहीं है, और वो इन सब चीज़ों की जांच के पश्चात ही देगा बच्चों। तीसरा आता है वैधानिक रिपोर्ट का अंकेक्षण। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा।
वैधानिक रिपोर्ट का अंकेक्षण, जैसा कि बताया जा चुका है कि अंकेक्षक वैधानिक रिपोर्ट के प्रथम 3 मदों की सत्यता के संबंध में प्रमाण पत्र देना होता है। अतः अंकेक्षक को इसमें से प्रत्येक के संबंध में निम्नलिखित अंकेक्षण कार्य करना चाहिए बच्चों। बंटित अंशों की संख्या का अंकेक्षण, तो सबसे पहले अंकेक्षक ये देख ले बच्चों किसको कितने अंश दिए गए हैं, कितनी राशि उनसे प्राप्त की गई, और जो बंटित किए गए तो उसका प्रतिफल मिला या नहीं मिला, और सही प्रकार से उनका लेखांकन कर दिया हो पुस्तकों में, यानी सदस्यों के रजिस्टर में लेखा कर दिया हो। आवेदन और बंटन पत्रों की प्रतिलिपि की जांच कर ले बच्चों। नगद के अतिरिक्त अगर अंश निर्गमित किए हैं तो प्रतिफल प्राप्त कर लिया या नहीं किया। कमीशन या दलाली अगर कोई दी है तो कितनी दी है और निर्धारित दर से दी गई है, इसकी जांच करें। और यदि आंशिक दत्त अंश हैं तो उन पर कितनी रकम प्राप्त हो चुकी है और कितनी रकम प्राप्त होना बाकी है। अंशों पर प्राप्त नगद राशि का अंकेक्षण भी कर ले बच्चों, यानी कितनी राशि उसको नगद मिली है, और नगद के लिए उसको रोकड़ भी देखनी होगी बच्चों कि जितनी राशि के अंश इशू करे हैं उतनी राशि के अंशों से राशि प्राप्त हुई या नहीं हुई। उसके बाद प्राप्ति और भुगतान के सारांश का अंकेक्षण कर ले बच्चों। प्राप्ति एवं भुगतान के सारांश का अंकेक्षण, सबसे पहले प्राप्ति का अंकेक्षण करें कि अंकेक्षण ये देखेगा बच्चों कि कितने प्रकार के अंश इशू किए गए, कितने अंश इशू किए गए, कितनी राशि उनसे प्राप्त हुई, जो राशि प्राप्त हुई उसको लेखा करा या नहीं किया पुस्तकों में, यानी उसका लेखा है या नहीं है, और है तो भली भांति होना चाहिए, और अंश वैधानिक तरीके से निर्गमित किए गए हों। फिर उसके बाद प्राप्ति के अलावा भुगतान का अंकेक्षण करेगा कि इन बंटित अंशों से जो राशि प्राप्त हुई बच्चों, उस राशि का प्रयोग किस किस मद पर खर्च करने में किया गया, और जो खर्च किया गया वो निर्धारित नियमों के अनुसार किया गया हो। उसके बाद प्रारंभिक खर्चों का अंकेक्षण करेगा बच्चों, यानी जिसको हम प्रमोशन एक्सपेंसेस कहते हैं या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस हैं, यानी कंपनी निर्माण पे जो खर्चे किए गए हैं उन खर्चों का प्रमाणन करेगा बच्चों। और प्रमाणन आप जानते हो बच्चों, उसके बिल वाउचर से मिलाएगा और ये देखेगा कि कंपनी के संबंधित खर्चे हों। तो ये खर्चे कौन से होते हैं बच्चों? प्रारंभिक खर्चे यानी कौन से होते हैं? तो जैसे कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक वैधानिक प्रलेख, इन प्रलेखों को फाइल करने की फीस, मुद्रांक शुल्क, प्रविरण के विज्ञापन पर छपे हुए खर्चे, प्रार्थना पत्र बंटन आदि को छपवाने के खर्चे, कंपनी और अंशों के ऋण पत्रों पर दिया गया कमीशन। तो देखिए बच्चों, जो प्रारंभिक में होते हैं ये सभी खर्चे पूंजीगत खर्चे होते हैं और इन्हें चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में लिखा जाता है बच्चों। और इंटेंजिबल एसेट्स के हेड में आएंगे, ये फिक्टिशियस एसेट्स होंगी बच्चों ये कंपनी की, और इनको अंकेक्षक को ये देखना चाहिए कि ये जो खर्चे किए गए हैं कंपनी से संबंधित हो, निर्धारित नियमों के अनुसार किए गए हों। उसके बाद आता है बच्चों वो प्रमाण पत्र देगा, यानी यदि अंकेक्षक वैधानिक रिपोर्ट की प्रथम 3 मदों की सत्यता के बारे में संतुष्ट हो जाता है तो वह उसे निम्न प्रकार से प्रमाणित करेगा। यानी बच्चों, अंकेक्षक वैधानिक रिपोर्ट में लिखी जाने वाली 3 बातों के लिए दायी ज़्यादा होता है, यानी उत्तरदायित्व होता है। तो अंकेक्षक यदि वैधानिक रिपोर्ट में लिखी जाने वाली तीनों बातों से संतुष्ट हो जाता है तो अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और उस रिपोर्ट में क्या लिखेगा बच्चों, यानी एक सेट लैंग्वेज है उसके लिए। हम वैधानिक रिपोर्ट के उस भाग को जो बंटित अंशों की संख्या, उन पर प्राप्त धनराशि तथा कंपनी की प्राप्तियों एवं भुगतानों के सारांश से संबंधित है सही प्रमाणित करते हैं। नीचे दिनांक लिखेगा बच्चों और चार्टेड अकाउंटेंट अपने हस्ताक्षर करेगा। यानी हम वैधानिक रिपोर्ट के उस भाग को जो बंटित अंशों की संख्या, उन पर प्राप्त धनराशि
तथा कंपनी की प्राप्तियों भुगतान के सारांश से संबंधित है सही प्रमाणित करते हैं। और उसके बाद नीचे दिनांक लिखेगा बच्चों और साइन करेगा। तो ये था बच्चों कंपनी रिपोर्ट, यानी कंपनी को व्यापार प्रारंभ होने से पहले व्यापार प्रारंभ होने का प्रमाण पत्र जब मिलता है तो वो जो प्रमाण पत्र मिलता है उस प्रमाण पत्र के आधार पर कंपनी 1 माह से 6 माह के बीच जो सभा बुलाती है वो वैधानिक सभा कहलाती है। और वैधानिक सभा में जो बातें कंपनी को लिखनी होती हैं, यानी संचालकों को जो रिपोर्ट देनी होती है वैधानिक सभा में, वो वैधानिक रिपोर्ट कहलाती है बच्चों। तो ये वैधानिक रिपोर्ट का अंकेक्षक को 3 बातों का ध्यान करना पड़ेगा और उन तीनों बातों की जांच करेगा और जांच के बाद उसको प्रमाण पत्र देगा। अब आता है बच्चों प्रबंधकीय पारिश्रमिक। प्रबंधकीय पारिश्रमिक। तो देखिए बच्चों, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 के अंतर्गत कोई भी सार्वजनिक कंपनी या ऐसी कंपनी, सहायक निजी कंपनी अपने संचालकों को प्रबंध के पारिश्रमिक के रूप में अपने शुद्ध लाभ के 11% से अधिक रकम नहीं दे सकती है। यानी बच्चों प्रबंधकीय पारिश्रमिक पे धारा 197 में लागू होती है। कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 है बच्चों। यानी इसमें प्रबंधकीय पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा शुद्ध लाभों का कितना दे सकता है बच्चों? 11%। यानी एक निजी और अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी प्रबंधकीय पारिश्रमिक शुद्ध लाभों का 11% कितना दे सकती है बच्चों? अधिकतम। इससे ज़्यादा पारिश्रमिक नहीं दे सकती। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, तो प्रबंधकीय पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा 11% होती है। शुद्ध लाभ किसी भी वित्तीय वर्ष में धारा 198 के प्रावधानों के अनुसार निकाला जाएगा, किंतु सकल लाभों में से संचालकों के पारिश्रमिक को नहीं घटाया जाएगा। यानी ये जो शुद्ध लाभ निकलेगा बच्चों, ये कंपनी विधान की धारा 198 के अनुसार होगा। यानी जो शुद्ध लाभ निकाला जिसका 11% मिलेगा वो धारा 198 के अनुसार निकलेगा बच्चों। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हो तो इसके बारे में अपन ने फर्स्ट ईयर में डिटेल से पढ़ा था कि कंपनी के लाभ हानि खाते में कुछ मदें ऐसी होती है जिनका व्यापार से कोई लेना देना नहीं होता, तो उस लाभ में कुछ समायोजन करते हैं बच्चों, यानी कुछ मदें जोड़ते हैं और कुछ मदें घटाते हैं। तो वो धारा 198 के तहत निकलता है शुद्ध लाभ। उस शुद्ध लाभ का 11% प्रबंधकीय पारिश्रमिक दिया जाएगा, चाहे उसमें पूर्णकालिक संचालक हो, अल्पकालीन हो, आंशिक हो या दोनों प्रकार के हों, लेकिन किसी भी परिस्थिति में 11% से अधिक पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। और दूसरी बात ध्यान रखने योग्य ये है कि ये मासिक भुगतान किया जा सकता है। कंपनी चाहे तो उसको मासिक भुगतान कर सकती है। अब आता है बच्चों संचालकों का पारिश्रमिक। किसी भी कंपनी के संचालकों को पारिश्रमिक की व्यवस्था कंपनी की धारा 197 के अधीन होनी चाहिए। पारिश्रमिक की रकम कंपनी के अंतर नियमों द्वारा अथवा किसी साधारण सभा में पास किए गए प्रस्ताव द्वारा अथवा यदि अंतर नियम चाहते हो तो एक विशेष प्रस्ताव द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। इस पारिश्रमिक में वह रकम शामिल होगी जो किसी संचालक को किसी भी हैसियत में कोई काम करने के बदले कंपनी द्वारा दी गई है, बशर्ते कि वह कार्य कोई व्यावसायिक स्वभाव का नहीं हो और केंद्रीय सरकार की राय में वह व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए आवश्यक व्यावसायिक योग्यता रखता हो। तो देखिए बच्चों कि
हम ये मान के चलते हैं कि धारा 197 के अनुसार संचालकों को पारिश्रमिक दिया जाएगा बच्चों, अंतर नियमों में इसकी व्यवस्था होगी, साधारण सभा में प्रस्ताव पास होगा। तो किसी भी सूरत में जो प्रबंधकीय कार्य करेगा उसी से संबंधित होगा बच्चों। व्यावसायिक कार्य करने पर ये शामिल नहीं माना जाता, यानी व्यावसायिक कार्य कर रहा है तो वो फीस के रूप में माना जाता है बच्चों। संचालकों को अपना पारिश्रमिक प्रत्येक सभा में उपस्थित होने पर फीस के रूप में दिया जा सकता है। किसी भी ऐसे संचालक को जो कंपनी का पूर्णकालिक संचालक अथवा प्रबंधक है, पारिश्रमिक माहवारी भुगतान के रूप में अथवा कंपनी के शुद्ध लाभों के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर अथवा अंशतः एक तरीके द्वारा अंशतः दूसरे तरीके द्वारा दिया जा सकता है। यानी मासिक ले सकता है बच्चों, वार्षिक ले सकता है, जैसे जैसा निर्धारित किया जाए उस आधार पर देंगे। और अगर कंपनी में एक ही प्रबंध संचालक है बच्चों तो 5% दिया जाएगा। अगर कंपनी में यानी एक ही प्रबंधक है तो कितने % देंगे बच्चों? 5%। और अगर कंपनी में एक से अधिक प्रबंधक हैं तो अधिकतम 10% देंगे बच्चों। यानी एक ही प्रबंधक है तो 5%, एक से अधिक प्रबंधक हैं तो 10%, और एक से अधिक हैं और आंशिक भी हैं और पूर्णकालिक भी हैं बच्चों तो 11%, और केवल आंशिक है पूर्णकालिक नहीं है तो 3%। यानी केवल आंशिक व्यक्ति काम कर रहा है तो 3%, और एक पूर्णकालिक है तो 5%, एक से अधिक हैं तो 10, और आंशिक और पूर्णकालिक दोनों हैं तो 11। यानी ये पारिश्रमिक की अधिकतम दर है जो आपने 11th में और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। तो प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना धारा किसके अनुसार करेंगे बच्चों? 198 के अनुसार। अब आता है बच्चों इसी में एक टॉपिक, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में सरकारी प्रतिबंध, यानी कंपनी के प्रबंधकों को देय पारिक के संबंध में कई प्रकार की विसंगतियां रही हैं जिससे काफ़ी असंतोष भी होता है। तो सरकार ने आर्थिक उदारीकरण के पश्चात इसमें कुछ संशोधन किए। यानी देखिए बच्चों, कंपनी को चलाने वाले प्रबंधक होते हैं तो उनके पारिश्रमिक के बारे में हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती है। तो इस विवाद से बचने के लिए सरकार ने हस्तक्षेप किया और आर्थिक उदारीकरण जो 1991 से हुआ था बच्चों, उसके बाद 1993 में इसमें कुछ संशोधन किए गए ताकि एक पारदर्शिता बनी रहे। तो कंपनी अधिनियम की धारा 197 या 198 में प्रबंधकीय पारिश्रमिक की अधिकतम सीमाओं का उल्लेख है। इन धाराओं में उल्लेख है कि कोई भी कंपनी अनुसूची 5 के प्रावधानों के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान कर सकती है तथा इस हेतु केंद्रीय सरकार की अनुमति की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। प्रबंधकीय पारिश्रमिक हेतु शुद्ध लाभ ज्ञात करना, यानी अभी हमने आपको बताया था बच्चों, प्रबंधकीय पारिश्रमिक हेतु कौन सी धारा लगेगी? 198 के अनुसार तय करेंगे। तो जो देखिए बच्चों, जो लाभ हानि खाता बना हुआ है कंपनी का, उस वित्तीय वर्ष के शुद्ध लाभों से जो निकल कर आया है उसमें कुछ समायोजन करेंगे। समायोजन क्या करेंगे? यानी कुछ मदें जमा की जाने वाली मदें हैं, जैसे सरकार से कोई प्राप्त अनुदान अगर नहीं लिखा है तो उसको शामिल करेंगे, और जमा नहीं की जाने वाली मदें, यानी कुछ मदें ऐसी होती हैं बच्चों जो लाभ का भाग नहीं मानी जाएंगी तो उनको हम शामिल नहीं करेंगे। जैसे अंश और ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम, यानी ये पूंजीगत लाभ है बच्चों, आयगत नहीं है, तो उसको शामिल नहीं करेंगे। जब्त अंशों की बिक्री से लाभ, जो शेयर फॉरफिटेड है बच्चों, वो भी हमारा पूंजीगत लाभ है। पूंजीगत लाभ कोई सा भी नहीं लेंगे बच्चों, जो संपत्ति बेच के हमने अर्जित किया वो भी इसमें शामिल नहीं होगा। यानी स्थायी संपत्तियों को बेच
ने के बाद अपलिखित मूल्यह्रास की सीमा से अधिक, यानी देखिए बच्चे जो लागत है उससे ज़्यादा बेचा ना तो पूंजीगत लाभ होगा, और लागत से कम पर बेच दिया तो वो लाभ नहीं होगा, वो हानि है। तो देखिए बच्चों जो लागत मूल्य है उसको ध्यान में रखना है और मूल लागत से कंपैरिजन करना है विक्रय मूल्य को। यानी आपने शुरुआत में कितने की खरीदी, मूल लागत खरीदते वक्त वो, और विक्रय मूल्य को ध्यान में रखना है। जैसे 90,000 में खरीदी और 1,10,000 में बेच दी बच्चों, तो 20,000 का पूंजीगत लाभ हो गया, उसको हमको नहीं लिखना चाहिए। अब इसमें से कुछ मदों को घटाए देंगे बच्चों। घटाएंगे कौन से, सभी कार्यशील खर्चे घट जाएंगे, संचालकों का पारिश्रमिक घट जाएगा, संचालकों का पारिश्रमिक घटेगा, और अति और असामान्य लाभ पर कर, विशिष्ट अवस्था में लगाया गया व्यवसायिक लाभ, ऋण पत्र और अन्य ऋणों पर ब्याज, चल व अचल संपत्ति की मरम्मत, धारा 198 द्वारा नियत मूल्यह्रास, 1 अप्रैल 1956 के पश्चात समाप्त हुए वर्षों की हानि जो धारा 198 के अनुसार ज्ञात की गई है और अपलिखित नहीं की गई है, वैधानिक दायित्व हेतु दिया गया हर्जाना, वैधानिक दायित्व आदि की पूर्ति हेतु बीमा की प्रीमियम, डूबत ऋण जिसे अपलिखित कर दिया गया है और लाभों में से घटाया जाएगा। कुछ मदें नहीं घटाएंगे बच्चों लाभों में से, तो न घटाई जाने वाली मदें कौन सी हैं, आयकर नहीं घटाएंगे बच्चों, इनकम टैक्स, अधिभार नहीं घटेगा, आय पर अन्य कर के अतिरिक्त स्वेच्छा से की गई क्षतिपूर्ति अथवा हर्जाना, पूंजीगत हानि को नहीं घटाएंगे बच्चों, और ऐसी संपत्ति के आश्रित विक्रय मूल्य पर आदि शामिल नहीं हो को घटाएंगे। यानी मूल्यह्रास तो लगा के घटा देंगे बच्चों, लेकिन हानि होती है अगर संपत्तियों को बेचने से, तो उसको भी शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद आता है बच्चों प्रबंधकीय पारिश्रमिक का अंकेक्षण किस प्रकार होगा। यानी प्रबंधकीय पारिश्रमिक का अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण किस प्रकार किया जाएगा। तो प्रबंधकीय पारिश्रमिक का अंकेक्षण करते समय अंकेक्षक यह देखना चाहिए कि कंपनी अधिनियम की धारा 197 में वे अन्य प्रावधानों का पालन किया गया है अथवा नहीं, और ये भी देखना चाहिए कि प्रबंधकीय पारिश्रमिक में उन अनुलाभों को भी सम्मिलित कर लिया जाए या नहीं जो कि कंपनी अधिनियम की धारा 197 में वर्णित व्यक्तियों को दिए गए हैं। अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि केंद्रीय सरकार द्वारा पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा पर लगाए गए प्रतिबंधों का पालन हुआ है अथवा नहीं। प्रबंधकीय पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा कंपनी के शुद्ध लाभों पर निश्चित प्रतिशत के आधार पर निर्धारित होती है। अतः अंकेक्षक को यह देखना कर्तव्य होता है बच्चों कि शुद्ध लाभ अधिनियम की धारा 198 के अनुसार निकाला जाएगा हो, नहीं हो तो वह अलग से गणना करे बच्चों इसकी। तो अंकेक्षक को यह भी देखना है कि कंपनी में किसी अधिकारी को ऐसा पारिश्रमिक नहीं दिया है जिस पर आयकर नहीं काटा गया हो। आयकर का मतलब बच्चों आजकल अगर हम उद्गम स्थल पर कटौती करते हैं, यानी जब कोई व्यक्ति निर्धारित टैक्स की सीमा में आ रहा है और हम उस टैक्स की सीमा से ज़्यादा उसको भुगतान कर रहे हैं, तो उस पर निर्धारित दर से आयकर की कटौती होनी चाहिए। यानी किसी कर्मचारी को जब हमने पेमेंट किया तो आयकर कटा या नहीं कटा, ये ध्यान रखना है। प्रबंध संचालक का या पूर्णकालिक संचालकों के पारिश्रमिक के संबंध में अंकेक्षक को देखना चाहिए कि ऐसे संचालकों की नियुक्ति एक समय पर 5 वर्ष से अधिक के लिए नहीं की गई हो तथा उन्हें पारिश्रमिक कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का ध्यान रखते हुए दिया गया हो। संचालकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक का अंकेक्षण करते समय अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का ध्यान रखा गया या नहीं रखा गया। इस पारिश्रमिक का प्रमाणन करते समय उसे कंपनी के अंतर नियमों, पारिश्रमिक संबंधी प्रस्ताव
समझौते की प्रतिलिपि, रजिस्टर, रसीद आदि की जांच करनी चाहिए और अंकेक्षक को पारिश्रमिक की राशि की स्वयं भी गणना करके एक बार देख लेना चाहिए। यानी देखिए बच्चों, संचालक को जो पारिश्रमिक देता है तो अधिनियम को देखना होगा उसको कि अधिनियमों में कितनी व्यवस्था है, अंतर नियमों में क्या उल्लेख हो रहा है, और पारिश्रमिक का प्रस्ताव देख ले बच्चों साधारण सभा में हुआ या नहीं हुआ, और जो तय पारिश्रमिक है उतना ही भुगतान हुआ, उससे ज़्यादा नहीं। प्रबंधकों को पारिश्रमिक की जांच करते समय अंकेक्षक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया गया है या नहीं, और उसे उचित प्रमाणकों के आधार पर पारिश्रमिक की जांच भी कर लेनी चाहिए। अब आता है बच्चों इसका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का कि अंकेक्षण के समय ध्यान रखने योग्य कंपनी अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान, यानी संचालकों को ऋण। कंपनी अधिनियम की धारा 185 के अधीन कोई भी कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने संचालकों को अथवा उसके साझेदारों को या उसके रिश्तेदारों को उक्त धारा में वर्णित व्यक्तियों को केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना ऋण नहीं दे सकती और न ही किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिए गए ऋण की प्रतिभूति अथवा गारंटी दे सकती है। यानी जो प्रबंधों के संचालक होते हैं बच्चों, धारा 185 के अधीन कोई भी कंपनी अपने साझेदार, मिलने वाले रिश्तेदार को ना तो ऋण देगी और ना ही ऋण की गारंटी दे सकती है। जैसे आपने देखा बच्चों, चंद्रा कोचर का चला था वीडियोकॉन, उनके हस्बैंड की थी, तो ऋण दिया गया, तो ये नहीं दिया जाता है। यदि उक्त अधिनियम लागू होने से पूर्व कोई इस प्रकार का ऋण इत्यादि दिया हुआ हो तो कंपनी का कर्तव्य है कि अधिनियम लागू होने के 6 माह के भीतर या तो केंद्रीय सरकार की अनुमति से अथवा इस ऋण की वापसी का भुगतान ले ले या आवश्यक कार्यवाही करें। अगर सरकार चाहे तो बच्चों इसकी अवधि बढ़ा सकती है। अंकेक्षक का कर्तव्य कि इस मत की जांच करते समय उक्त धारा के प्रावधानों को ध्यान रखें कि उनका पालन किया गया है अथवा नहीं। तो देखिए बच्चों, संचालकों को ऋण जो देना है तो वो कंपनी ये देखती है कि संचालकों को जो ऋण दिया गया है तो अंकेक्षक ये ध्यान रखे कि वो उसके रिश्तेदार नहीं होने चाहिए, उसके साझेदार नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर कंपनी अधिनियम 2013 से पहले के दे रखे हैं तो उसके संबंध में अंकेक्षक को ये देखना चाहिए कि जो कार्य किया गया उससे पहले ऋण दे दिया, मतलब ऋण देने का कार्य पहले हो गया, तो आवश्यक कार्यवाही करे, सरकार से अनुमति ले ले या उस ऋण को प्राप्ति करे, या जो भी निर्धारित सरकार से आदेश है उनका पालन हो। उसके बाद आता है बच्चों इसी में संचालकों के हित। कुछ प्रसंविधान में संचालकों के हित होने पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 184, 188, 189 के अंतर्गत कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है कि संचालक अपने अपने हितों को पहले ही प्रकट कर दें और इन हितों के संबंध में एक रजिस्टर भी रखा जाए। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि उक्त प्रावधानों का पालन हुआ या नहीं। यानी संचालकों के कुछ हित होते हैं बच्चों, कंपनी से जुड़े होते हैं, तो जो धारा 184, 188, 189 में उल्लेखित किए गए हैं, और तो संचालक अपने हितों की बात पूर्व में ही प्रकट कर दे बच्चों, नहीं तो अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट में इनका उल्लेख करेगा। तीसरा आता है बच्चों पद हानि के लिए संचालकों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति। यानी पद की हानि हो तो संचालकों को यदि कोई क्षतिपूर्ति दी गई हो तो उसकी भी जांच अंकेक्षक करेगा। यानी धारा 202 के अधीन कंपनी के प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक अथवा मैनेजर के रूप में कार्य करने वाले संचालक को उक्त धारा में बतलाई गई परिस्थितियों में पद हानि के लिए क्षतिपूर्ति दी जा सकती है। यह क्षतिपूर्ति भी अन्य संचालकों को नहीं दी जाएगी। इस संबंध में अंकेक्षक को ये देख लेना चाहिए कि धारा 191
वह 202 का पालन किया गया अथवा नहीं। अर्थात बच्चों धारा 202 ये बताती है कि कोई भी प्रबंध संचालक हो कंपनी का, पूर्णकालिक संचालक हो, मैनेजर के रूप में कार्य करने वाला संचालक हो, को उक्त धारा में बतलाई गई परिस्थिति में पद हानि के लिए क्षतिपूर्ति दी जा सकती है। यानी वो कंपनी में कार्य कर रहा है और कंपनी उसको समय से पहले बच्चों कई बार बर्खास्त कर देती है या हटा देती है, तो जब उसकी नौकरी जाती है तो वो नौकरी के बदले में आपसे क्षतिपूर्ति मांगता है बच्चों संस्था से। तो जो क्षतिपूर्ति वो लेगा ना बच्चों, तो वो धारा 202 के अधीन प्राप्त होगी उसको, तो उससे निर्धारित ज़्यादा नहीं दे सकते, जितना तय है उतना ही देंगे। तो अंकेक्षक को ये देख लेना चाहिए कि निर्धारित तरीके से अंकेक्षण किया गया हो। तो देखिए बच्चों, ये चैप्टर अपने यहाँ समाप्त होता है। अब इस अध्याय में से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों बड़े, यानी जो आपको इसमें ध्यान होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, जैसे आता है पहला क्वेश्चन कि एक संयुक्त स्कंद कंपनी का अंकेक्षण करने से पूर्व अंकेक्षक को कौन कौन से पत्र व पत्रांकों या उससे पूर्व क्या क्या कार्य करने चाहिए। दूसरा इसमें पूछ सकता है बच्चों टिप्पणी के रूप में, जैसे पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, क्रय विवरण, वैधानिक रिपोर्ट, संचालकों की कार्यवाही पुस्तक, अंशधारियों की कार्यवाही पुस्तक। या तीसरा क्वेश्चन इसमें बनता है बच्चों कि एक सीमित कंपनी द्वारा अंशों का हस्तांतरण किस प्रकार किया जाता है, इसकी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए और इस संबंध में अंकेक्षक के कर्तव्य बताइए। या एक क्वेश्चन और बनता है बच्चों, जो आज हमने अध्ययन किया है आज के क्लास में, कि एक संयुक्त स्कंद कंपनी के प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। कंपनी की लेखा पुस्तकों में इस मद का अंकेक्षण करते समय अंकेक्षक को क्या क्या ध्यान में बातें रखनी चाहिए। उसके बाद और कुछ क्वेश्चनों पर टिप्पणी पूछ सकता है बच्चों, जैसे अंशहरण क्या होता है, अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन क्या होता है, अंश प्रीमियम के उपयोग क्या क्या होते हैं, अभिगोपन कमीशन क्या होता है, प्रारंभिक व्यय क्या होते हैं, शोध्य अधिमान अंश क्या होते हैं। यानी इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। या वैधानिक रिपोर्ट किसे कहते हैं, वैधानिक रिपोर्ट में अंकेक्षक किस प्रकार करेगा, वैधानिक रिपोर्ट को प्रमाणन कैसे होगा, ये सभी बातें आपसे पूछ सकता है बच्चों। और आप जब भी इनका जवाब दे पाएंगे जब आप इसका अध्ययन करेंगे, अपनी स्वयं के हस्तलिखित नोट्स बनाएंगे और उन नोट्स का नियमित रूप से आप अध्ययन करेंगे। तो आपने कुछ चीज़ें देखी बच्चों, कल अपन इसका लास्ट चैप्टर बच रहा है बच्चों अंकेक्षण रिपोर्ट और प्रमाण पत्र। उसके बाद आप भी थोड़ा बोर हो गए होगे थ्योरी पढ़ते हुए। उसके बाद अपने प्रैक्टिकल आएगा प्रबंध लेखांकन। पहले बच्चों ये अलग अलग पुस्तकें चलती थी, वर्तमान में दोनों को एक मिक्स कर रखा है। यानी अंकेक्षण पहले अलग होता था बच्चों और प्रबंध लेखांकन अलग आता था, लेकिन अब इसी में दोनों भाग जोड़ दिए हैं। तो कल हम अध्ययन करेंगे बच्चों अंकेक्षण रिपोर्ट का। तो देखिए बच्चों, अभी तक हमने देखा कि अंकेक्षण कौन होता है, क्या उसके अधिकार होते हैं, क्या उसके दायित्व होते हैं, किस प्रकार वो अंकेक्षण कार्य करता है। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन किया। तो कल हम ये देखेंगे कि जब ये जांच कार्य कर लेता है तो अंकेक्षण शुरू से अंत तक जब जांच कार्य कर लेता है तो एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है बच्चों, और जो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी वो अंकेक्षण रिपोर्ट कहलाती है। अब अंकेक्षक जांच कार्य से या तो बच्चों संतुष्ट होगा या जांच कार्य से असंतुष्ट होगा। अगर जांच कार्य से संतुष्ट होगा तो वो स्वच्छ रिपोर्ट देगा, यानी अमर्यादित रिपोर्ट देगा, और यदि जांच कार्य से असंतुष्ट है तो वो मर्यादित रिपोर्ट देगा। और मर्यादित रिपोर्ट में उन बातों का उल्लेख करेगा बच्चों जिस कारण से वो मर्यादित रिपोर्ट दे रहा है। यानी अंकेक्षक जांच करने के बाद संपूर्ण व्यवहारों की प्रमाणकों की सत्यापन करने के बाद
मूल्यांकन, सत्यापन, प्रमाणन सब कुछ करने के बाद जो रिपोर्ट देता है वो अंकेक्षण रिपोर्ट कहलाती है। तो उस रिपोर्ट के बारे में बच्चों हम कल पढ़ेंगे।